नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी चौहान स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने परसों 2-3 दिन पहले हमने डाला था पार्ट 1 हिंदी का। आज पार्ट 2 डालेंगे हिंदी का। अगर मैं पार्ट 2 की बेटा बात करूं तो हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे हिंदी में। पहले तो हमने जाना हिंदी का इतिहास के बारे में चर्चा की थी। हिंदी का इतिहास किसे कहेंगे, हमने इतिहास के बारे में बेटा चर्चा की थी। तो हमने इतिहास में थोड़ा थोड़ा जाना था कि जो आपकी हिंदी थी, अगर मैं संस्कृत से लूं तो हमने कहा संस्कृत के 2 पार्ट थे, एक था वैदिक, दूसरा था लौकिक। आई बात समझ में? तो हमने कहा लौकिक के बाद पाली आई, पाली के बाद आपकी प्राकृत आई, प्राकृत के बाद हमने कहा अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद एक नाम आता है जिसका नाम होता है शौरसेनी अपभ्रंश, जो इसी का एक पार्ट है। हमने इस तरीके से कंसेप्टों पर चर्चा की। हमने कहा था लौकिक में रामायण और महाभारत लिखी गई थी, पाली में त्रिपिटक लिखे गए थे, बौद्ध धर्म अपने चरम में उस पे था, और प्राकृतिक धर्म कौन था? जैन धर्म था, जहां पे आगम लिखे गए थे। उसके बाद अपभ्रंश है, अपभ्रंश का एक रूप होता है शौरसेनी अपभ्रंश। इसी शौरसेनी अपभ्रंश से हमारे किसका निर्माण होता है बेटा? हिंदी का निर्माण होता है। आई बात समझ में? तो हम आगे बढ़ते। हमने कल परसों की क्लास में जो लास्ट बेटा पॉइंट पढ़ा था, उसके बारे में भी चर्चा कर रहे थे। लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था? ठीक है, देखिए, अगर हमें बात करूं तो हमने परसों लास्ट पॉइंट पढ़े थे, वर्ण पढ़ा था। वर्ण कहा था, हमने कहा था वर्ण किसे कहते हैं, हम व्याकरणीय पॉइंट पे पहुंच चुके थे। हमने कहा था वर्ण किसे कहते हैं, हमने कहा था ध्वनि की वो सबसे छोटी इकाई का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है बेटा। अगर जब तक लिखित ना हो ध्वनि, तब तक सिर्फ मौखिक होगी ध्वनि, तो सिर्फ ध्वनि होगी। लेकिन अगर मैं ध्वनि का लिखित रूप लिख दूं तो उसे क्या कहेंगे बेटा? वर्ण कहेंगे। हमने इसके बारे में भी चर्चा की थी। आगे की चर्चा कर लेते हैं। आज हमने कहा था वर्णों के कितने भेद बेटा? हमने कहा था वर्णों के कितने भेद? हमने कहा था 2 भेद है बेटा। एक का नाम है स्वर, दूसरे का नाम क्या है? व्यंजन। फिर हमने चर्चा की थी कि जो ये स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी है। हमने कहा था स्वरों की संख्या कितनी है? आपने कहा स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है बेटा? 11 होती है। अगर स्वरों की संख्या 11 होती है तो सर हमने कहीं पे 10 देखे हैं, कहीं पे 13 भी देखे हैं। हमने क्या कहा? कहीं पे सर 11 होती है, कहीं पे 10 लिखा है, कहीं पे 13 लिखा है। ये चक्कर क्या है? तो देखिए, अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों से, स्वरों की संख्या 11 ही होगी। 10 का कहीं पे भी फंडा नहीं मिलता है। 10 कहीं पे नहीं दिखेंगे आप लोगों को स्वर, जहां पे भी होंगे वो गलत होंगे। अगर बेटा मैं 13 की बात करूं तो 13 भी लिखा हुआ मिलता है। अगर बेटा 13 स्वर में लिखे हुए मिलते हैं तो आपको पता होगा कि जो 13 स्वर होते हैं वो मूल भाषा के स्वर होते हैं बेटा। कौन सी भाषा के? मूल भाषा के स्वर होते हैं। अगर ये 13 मूल भाषा के स्वर होते हैं तो आपको पता होना चाहिए मूल भाषा का मतलब सीधा हम किससे ले रहे हैं? आप कहेंगे सर संस्कृत से ले रहे हैं। अगर पूछा जाए संस्कृत में स्वरों की संख्या तो आप कहेंगे सर 13 होती है। मैंने कहा मूल भाषा में कितने स्वर? आप कहेंगे सर 13 होते। मूल भाषा कह लो, संस्कृत बोलो, क्या फर्क पड़ता है? आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं भाषा का जगत जननी कहूं तो कौन सी होती है? संस्कृत। आगे बढ़ जाते हैं। हमने कहा था स्वरों की संख्या 13 होती है, और आपका संस्कृत में कितनी होती है? 13 होती है। और हिंदी में कितनी है बेटा? 11 होती है। अब अगर मैं इन स्वरों की बात करूं, 11 स्वरों की बात करूं, उसके बाद डेफिनेशनों पे व्यामवा स्वर की डेफिनेशन क्या कहेगी, व्यंजन की क्या कहेगी, व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, स्वर कितने प्रकार के होंगे, सबके बारे में चर्चा करेंगे। बेटा मैंने स्वर के बारे में बात की। मैंने कहा अ, आ, ई, उ, री। ठीक है, आगे लिख लेते हैं ए, आई, ओ और औ। ध्यान से सुनना है इन कंडीशनों को। हमने कहा कि स्वरों की संख्या 11 होती है, और आपने कहा सर एक ये वाला स्वर ये है, क्या है? ये स्वर है? आपने कहा ये स्वर है। मैंने कहा हाँ भाई ये स्वर है। अब किस तरीके का स्वर है पहले इनको जान लो। मैंने कहा स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये कितने हो गए बेटा स्वर? 13 हो गए। आप कहेंगे सर जब हम छोटे होते थे, छोटी क्लासों में होते थे, तो हमने 2 स्वर और पढ़े थे जिनका नाम था अंग और अह। हमने क्या कहा? आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़े होंगे बेटा कि 2 स्वर और होते हैं जिनका नाम क्या होता है? अंग और
अह होता है। इस अंग को अनुस्वार कहता है और इस अ को विसर्ग कहते हैं। प्रयोग होता है इनका अंग और अ के जो होते हैं सिंबल होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ पे होता है बेटा? अनुस्वार और विसर्ग में होता है। अब आपने कहा कि सर ये अनुस्वार और विसर्ग में तो होते हैं, पर है क्या है ये अंग और अह? तो आपको पता है बेटा, सभी को पता है, ठीक है, कि जो ये अंग और अह होते हैं ये क्या होते हैं? अयोगवाह ध्वनियां होती है। कैसी ध्वनि बेटा? आप कहेंगे सर ये अयोगवाह ध्वनियां होती है। क्या कहा मैंने कहा स्वरों की संख्या 11 होती है। आपने कहा सर अंग और अह दो स्वर होते हैं जो हम पढ़ते हैं छोटी छोटी क्लासों में, इनको हम स्वर के रूप में गिनते हैं, तब हम 13 कहते हैं उस समय भी। ये 13 अलग है, ये 13 अलग है। इन 13 की मैं अभी चर्चा करूंगा इस कंसेप्ट के बाद। अभी पहले देखिए आप लोग, मैंने कहा अंग और अह अयोगवाह ध्वनियां है। बेटा अगर मैं इस अयोगवाह को तोड़ना चाहूं तो देखिए इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा, औदन योगदन वाह। मैं क्या लिखूंगा बेटा? मैं कहूंगा इस अयोगवाह का अगर मैं विच्छेद करना चाहूं, इस पद को अगर मैं तोड़ना चाहूं, औदन योगदन वाह बनेगा। अब आप सभी को पता है औ का मतलब क्या होता है बेटा? नहीं। योग का मतलब जुड़कर, क्या होगा बेटा? जुड़कर। वाह का मतलब क्या होगा बेटा? वहन करना। अब ये देखिए क्या बनी डेफिनेशन अयोगवाह की। हमने कहा अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़कर, वाह का मतलब वहन करना। ऐसे वर्ण, ऐसी ध्वनियां, ऐसे वर्ण जो किसी के साथ देखिए जुड़कर वहन नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे किसके साथ वहन नहीं करते सर जुड़कर? क्या इनका प्रयोग होता ही नहीं है? मैं कहूंगा होता है भाई। मैं क्या कहूंगा? होता है भाई। अगर मैं इस अयोगवाह को कहूंगा, आपने कहा सर डेफिनेशन तो बन गई कि जुड़कर वहन नहीं करते हैं, लेकिन किसके साथ जुड़कर वहन नहीं करते हैं? आप कहेंगे सर ये जो वर्ण होते हैं ये हम कभी भी ध्यान देना है व्यंजन के साथ कभी नहीं होते हैं। ये व्यंजन के साथ कभी जुड़कर वहन नहीं करते हैं, ये व्यंजनों के साथ कभी नहीं रखते हैं। ध्यान देने वाली बात रहेगी, जो अयोगवाह ध्वनियां है अंग और अह, ये हमेशा ध्यान देना है व्यंजन के साथ वहन नहीं करते हैं, कभी व्यंजनों के ऊपर नहीं लगते हैं। ये हमेशा किसके साथ लगते हैं बेटा? आप कहेंगे ये हमेशा स्वर के साथ लगते हैं। आप क्या कहेंगे बेटा? ये जो अयोगवाह ध्वनियां है ये सदैव किसके साथ लगती है बेटा? स्वरों के साथ लगती है। इतनी सी बात आज समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने एक बार फिर दोहरा रहा हूं, स्वरों की संख्या 11 होती है। आप कहेंगे सर अंग अह छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते। मैंने कहा ठीक है, अंग अह को अयोगवाह कहते हैं। अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़कर, वाह का मतलब वहन करना। ऐसे वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं करते हैं, यह सदैव स्वरों के साथ ही क्या होता है? इनका प्रयोग होता है। आगे बढ़े थोड़ा सा, अब देखिए आगे की कहानी पे। आपने कहा सर ये री है, क्या है ये? री क्या है? मैंने कहा कि ये एक री जो है एक तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। मैंने क्या कहा बेटा? जो ये री है ये सदैव तत्सम शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जो ये री है इसका प्रयोग सदैव किसके साथ है? तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। अब अगर ये बेटा तत्सम शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है तो हमें इस पॉइंट से सीधा यहां पे आता हूं। हमने पढ़ा है अभी अभी कि जो आप लोगों के मूल भाषा में, जो संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या वो 13 है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, इस 13 की अगर मैं कंडीशन कहूं, तो आप कहेंगे 11 तो सर ये है जो हिंदी वर्णमाला में होते हैं। और दो कौन कौन से? अगर मैं कहूं बेटा देखिए, एक री तो ये री होती है जो यहां पे गिनी जाती है। अगर मैं इस री में डबल गुंडी लगा दूं, ध्यान देने वाली बात रहेगी, अगर बेटा एक री देखे तो ये स्वर के साथ होती है, ये हिंदी वर्णमाला में स्वर के साथ जुड़ती है री। अगर मैं इस री में एक गुंडी और घुमा दूं, एक इस तरीके से और बना दूं सिंबल, तो ये क्या हो जाती है बेटा? दीर्घ री हो जाती है। अगर बेटा ये दीर्घ री होती है तो 11 रे कितने हो गए? 12। और 13वां जो आपका मूल भाषा में स्वर होता है उसको बोलते हैं लृ। क्या बोलते हैं बेटा? लृ। तो देखिए आप लोग, पूछा जाता है कई बार प्रश्न, मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे 13 होती है। 11 तो यही स्वर होते हैं। एक री होती है जिसे दीर्घ री कहते हैं, एक गुंडी घुमा लो एक्स्ट्रा, वो दीर्घ री हो जाएगी, वो संस्कृत में प्रयोग होती है। और एक लृ होता है जो संस्कृत भाषा में
13 स्वरों की संख्या बोलता है। आई इतनी सी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा, 13 होती है। देख लीजिए यहाँ पे 13 हो गई। इतनी सी बात आई समझ में। अब देखिए री तत्सम शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है। आई बात समझ में। तो इसकी संख्या कितनी हो गई बेटा, 11। हम जान चुके हैं स्वरों की संख्या 11 हो गई। इतनी सी बात आई समझ में। ठीक है, आगे की बात शुरू करते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा हूं। अगर बेटा मैं वर्णों की बात कर रहा था, हमने वर्ण पे पढ़ा बेटा इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये होता है। आगे की कहानी पे मैं अगर गौर करूं तो आगे की कहानी देखिए क्या बन गई बेटा। देखिए अगर मैं बात करूं, अब सीधा सीधा स्वरों के प्रकार की बात कर लेते हैं। अगर बेटा मैंने स्वर कहा था, मैंने कहा था स्वर, क्या कहा बेटा, स्वर। अभी अभी हमने वर्ण देखे, हमने कहा वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम व्यंजन को भी छोड़ो, हम स्वर के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर बेटा मैं स्वरों की बात करूं, अभी अभी आपने कहा स्वरों की संख्या सर 11 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। अब ये स्वर है क्या, इसकी क्या है, अगर मैं कहूं बेटा इसकी परिभाषा क्या होगी। हमने कहा स्वरों की परिभाषा क्या होगी, आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे। इसकी अनेकों डेफिनेशनें निकल के आती है बेटा, इसकी अलग अलग प्रकार की डेफिनेशनें बोली जाती है। हम क्या कहेंगे, पहली छोटी इजीली सबसे शॉर्ट फॉर्म में हम परिभाषा जानेंगे। जो ये स्वर होते हैं बेटा स्वतंत्र बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, स्वतंत्र बोले जाते हैं। पहली डेफिनेशन हमने कहा स्वर क्या हो, आपने कहा स्वतंत्र बोले जाते हैं। क्या स्वतंत्र बोले जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरी कंडीशन, आपको अगर मैं कहूं स्वतंत्र बोले जाते हैं, पहली कंडीशन जिन वर्णों को उच्चारित करते समय अन्य वर्णों की आवश्यकता या अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। तीसरी कंडीशन, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय प्राणवायु स्वतंत्र रूप से बाहर निकले, उसे क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। हमने 3 डेफिनेशनें लिखी है। पहली कंडीशन हमें जानूंगा, इस प्रत्येक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। जैसे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को उच्चारित करते समय अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को उच्चारित करते समय जो आपकी प्राण वायु है, जब वो बाहर निकलती है तो स्वतंत्र रूप से निकलती है, उसके बीच में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो, या हम कह सकते हैं जिन वर्णों को उच्चारित करते समय कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो उन्हें स्वर कहेंगे। जिन वर्णों को उच्चारित करते समय आपकी प्राण वायु स्वतंत्र रूप से बाहर निकले उसे स्वर कहेंगे। अब देखिए इसका फंडा क्या होता है, आपको पता है। आपके अगर मैं कहूं, अगर आप कुछ भी बोलते हैं, अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्रियाशील भाग आपका क्या है बेटा, जीव। क्या है बेटा, जीवा है ना। तो अगर आपका सबसे क्रियाशील भाग जीवा है तो आप ये भी डेफिनेशन बना सकते हैं, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय आपकी जो जीवा है, मुख्य भाग, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय आपकी जीवा उन वर्णों पे अवरोध प्रकट ना करे। आपकी जीवा जब आप कुछ भी बोले तो जीवा अवरोध प्रकट ना करे, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बाहर निकले वर्ण उसे क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। आइए इतनी सी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा जिन वर्णों को उच्चारित करते समय कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो, जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, अन्य वर्ण की सहायता ना लिया जाए। अगर मैं कहूं बेटा अ, मैंने कहा देखिए मैंने कहा अगर अ कहा है तो लास्ट तक अ ही पे गया हूं मैं। आई बात समझ में। मैंने कहा ही लास्ट तक ध्वनि आई है, लेकिन अगर जैसे ही बेटा मैं आपके सामने बोलूं क, क्या बोलूं, क, अगर बेटा मैं क बोलूं तो देखिए क से शुरू किया था, अ पे खत्म कर रहा हूं। देखिए मैंने कहा था अ लास्ट तक ले जा रहे,
अगर मैं कहूं क, क्या कहूं बेटा? क से शुरू करूं और अ पे ले जाऊं, उसे क्या कहेंगे फिर बेटा? व्यंजन कहेंगे। ये कैसा वर्ण होता है बेटा? व्यंजन होता है। देखिए मैंने कहा क, अ पे खत्म कर रहा हूं, अ पे खत्म कर रहा हूं। अगर जिन वर्णों को उच्चारित करते समय अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, आपको पता है ना बेटा कि ये जो व्यंजन है ये क से शुरू होकर अ पे खत्म हो जाता है, ऐसे तो बनता है। इतनी सी बात हम जब व्यंजन पढ़ेंगे तो उसके बारे में वहां पे चर्चा करेंगे। इतनी सी बात आई समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं? जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय अन्य वर्णों की आवश्यकता ना हो, या आप कह सकते हैं जिन वर्णों को उच्चारित करते समय कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो, उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है बेटा? 11 है। इतनी सी बात आई समझ में? आई समझ में? ठीक है, मिटा लेते हैं भाई। आगे की कहानी देखिए, आगे की कंडीशन क्या कहती है।